हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने सिलेक्ट लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का यहाँ पर जो हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जो है आपका बायोलॉजी, जिसमें हम आज देखेंगे पहला चैप्टर क्लास 10th का जैव प्रक्रम। क्या है भाई? जैव प्रक्रम है। क्या भैया? जैव प्रक्रम। ये होता क्या है और इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसी वीडियो के माध्यम से सारे आपको इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आप हमारे साथ नोट करते रहिए, है ना, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको भी पता है 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में। चलिए बात करते हैं अब अपने टॉपिक पर। आइए, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जैव प्रक्रम। बात करेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप समझिए जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। देखिए, जो जीव है ना, एक जीव जो जिंदा रहने के लिए जितने भी प्रोसेस अपनाता है, रहन सहन, खान पीन, पाचन से रिलेटेड, ये सारे आपके क्या होते हैं? जैव प्रक्रम होता है। एक जीव का जो है ना जीवन को चलाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो मेथड वो अपनाता है ना, उस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उसी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं, जैसे यहाँ पर है पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण में क्या होता है? भोजन इसमें करते हैं, ठीक है। और जैसे मैं बात करूं शोषण, तो शोषण में क्या होता है? भोजन करने के पश्चात, ठीक है, ऑक्सीकरण से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। अच्छा, ये मत याद रखना कि सांस लेना शोषण होता नहीं। जब आप सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर जाता है, फेफड़ों के द्वारा छन जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। बहुत सारे हमारे नाक के थ्रू जाते हैं गैसेस, लेकिन जो फेफड़ा होता है ना, वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिफाइन कर देता है और अंदर केवल किसको जाने देता है? ऑक्सीजन को जाने देता है। जब ये ऑक्सीजन अंदर जाता है तब क्या होता है कि हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं भाई? ग्लूकोज होते हैं। उन्हीं ग्लूकोज से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, है ना, किसका यूज होता है? ऑक्सीजन का। ये पूरा मेथड ही आपका क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। अब ये है आपका वहन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक, ऑक्सीजन और भोजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने की जो विधि हम अपनाते हैं, ठीक है, वही आपका क्या होता है? बोलिए, वहन होता है। उत्सर्जन में ऐसा होता है कि जब आप खाना वाना खा लेते हैं ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने के लिए, है ना, बाहर निकालने के लिए, है ना, एक मेथड का यूज होता है। उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और एक चीज़ और ज़रूरी है, आप चाहते हैं कि भाई हमारे वंशज आगे बढ़ें, तो वंशज को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो ये सारे एक मेथड होते हैं जो एक जैव को, है ना, जैव का मतलब जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस को ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, रिस्पायरेशन की, एक्सर्शन की, रिप्रोडक्शन की, मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? मेथड होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। आइए समझते हैं एक छोटा सा डेफिनेशन। ये तो प्रक्रियाएं हम यहाँ पर देख रहे थे, है ना। अब हम समझते हैं भाई जैव प्रक्रम वास्तव में क्या होता है। हमें लिखना होगा एग्जाम में, तो हम कैसे लिखेंगे अगर आ जाए 1 नंबर में? देखिए, आप ये लिखेंगे, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मीन्स वही आपका पोषण, शोषण, है ना, उत्सर्जन, जनन, ये सारे जो आप प्रोसेस पढ़े थे ऊपर, है ना, वही आपका इसमें आता है। तो ये जो सम्मिलित सुचारू रूप से होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है, जीवन को बनाए रखने के लिए जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लें, जब हम सो रहे होते हैं या कक्षा में बैठे हों तो उस समय हम अनुरक्षण का काम
हमारा जो अनुरक्षण का काम है ना, जैसे भाई चल तो रहे नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर जो सांसें हैं, ठीक है, भोजन का पाचन है, वो सब चीज़ें चलना चाहिए निरंतर रूप से, है ना, नहीं तो हम जैव के कैटेगरी में नहीं आएंगे, मृत हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सारे टर्म को। लो भैया, आपके सामने एक और टर्म आया, क्या? पोषण। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए, जब हम एक भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने से लेकर के पाचन और शोषण कोशिका तक पहुंचाना और कोशिकाओं में उसके ऊर्जा में उत्पादन का प्रयोग करने, है ना, यहाँ तक, यानी कि ध्यान रखना है, जब आप खाना खाते हो वहाँ से लेकर के, है ना, आपके सेल्स में एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट कर देना? एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। यहाँ तक जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है? पोषण होता है। जीवों में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित नाम क्या होता है? पोषण होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो आप ये जब खाना वाना खाते हैं ना, जब अंदर जाता है तो क्या होता है? उसको एनर्जी में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दो टाइप के यहाँ पे मटेरियल हैं। तो आगे देखते हैं पोषण के जो दो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पहला पॉइंट है क्या? स्वपोषी पोषण। तो यहाँ पर समझना है मुझे, स्वपोषी पोषण क्या होता है। देखिए, ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश के माध्यम में अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं? बनाते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो वह जीव जो अपना खुद का भोजन, है ना, स्वयं कुछ पदार्थों के ऊपर डिपेंड होकर बनाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है ना, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पादप और कुछ जीवाणु। जो जीवाणु होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? जंतुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो पादप होते हैं ना, वो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। पादप जो होते हैं ना, पेड़ पौधों से अपना खाना स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। जैसे और भी हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ना, वह खाना कैसे बनाते हैं? देखिए, एक मेथड यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, क्या? प्रकाश संश्लेषण, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो भैया, यहाँ पर जब कोई लाइट, है ना, किसी हरे पत्ते पे पड़ती है, पत्ती हरी क्यों होती है? किसके कारण होती है भाई? क्लोरोफिल के कारण, हरित लवक के कारण, ठीक है। जब ये प्रकाश इस पत्ती पे पड़ता है, ठीक है, इस पत्ती पे पड़ता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है ना, इस लाइट को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है? उस ऊर्जा को, है ना, लाइट ऊर्जा को क्लोरोफिल रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। फिर जब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो रंध्र के द्वारा किसकी एंट्री होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। और अंदर से क्या जाता है? वाटर जाता है आपका। क्या जाता है भाई? वाटर। ये वाटर ऐसे जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होगी किससे? रासायनिक ऊर्जा से। और रासायनिक ऊर्जा क्या करने वाला है? इस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के अणुओं को तोड़ देता है और ग्लूकोज में C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, थोड़ा सा पानी निकाल देता है ना, इसमें ये कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है भैया, ठीक है। तो ये आपका जो प्रक्रिया होता है ना, यहाँ स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, वो आपका क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर समझते हैं क्या चीज़ है, ये कह रहा है मुझसे। प्रकाश संश्लेषण एक औपचारिक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब भैया ग्लूकोज, है ना। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग क्लोरोफिल की उपस्थिति में किया जाता है, यानी कि पर्णहरित, ठीक है, इसकी उपस्थिति में किया जाता है। और इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? प्राप्त होता है, मुझे ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होती है ना। जो CO2 जाता है, फिर उधर से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है।
अच्छा, इसका जो अपक्रिया समीकरण होता है ना, रासायनिक अपक्रिया समीकरण, वो ऐसे होता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, जब CO2 ठीक है, और किसके उपस्थिति में भाई, पानी कहाँ से आया, नीचे से। यहाँ पे आपके पास लाइट होगा, प्रकाश की उपस्थिति, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिखा है, उपस्थिति, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति और किस पे ये प्रकाश पड़ता है, क्लोरोफिल। यहाँ पे आप लिख देंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, जब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो ये CO2 को क्या करता है, C6H12O प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन बनाता है, प्लस भाई पानी बनाता है। क्या बनाता है, पानी, H2O। अच्छा, इसको बैलेंस करना है तो बहुत ही आराम से हम बैलेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बैलेंस। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 से गुणा कर दीजिए, है ना। और उसके बाद अब आप, है ना, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। इधर 12 है ना, तो इधर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद सब जगह 6 दे दो। अब ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, जो CO2 होता है इसको किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट। यही आपका कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है जिसमें जल ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होता है तथा CO2 ग्लूकोज में क्या हो जाता है, अपचायित हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आप ये एग्ज़ाम में इतना लिख के आएंगे, है ना, ऐसे आपको फ़ोटो बना के आना है। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई प्रकाश संश्लेषण के घटक कौन कौन से होंगे, ठीक है, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखना क्या है, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है और क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल, जो हरा होता है पत्ती जिसके कारण, ठीक है। यही आपके 4 मुख्य क्या होते हैं, घटक होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, नेसेसरी सब्सटेंस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आपका पहला है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भाई, जल H2O, और क्या है, क्लोरोफिल, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 विशेष क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। जब तक ये मिलेंगे नहीं ना, इनमें से अगर कोई एक भी गायब है तो प्रकाश संश्लेषण की इतनी औकात नहीं है कि ये किस में बदल दे, कार्बोहाइड्रेट में बदल दे, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर में आता है घटक लिखिए तो आप ये लिख देंगे, ठीक है। अब आइए भैया यहाँ पर समझते हैं परपोषी या विषमपोषी पोषण क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, उसका उल्टा है। इसमें जो जीव होता है अन्य जीव पर निर्भर होता है, अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। यह क्रिया पोषण या विषम पोषण कहलाती है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे कुछ पॉइंट और समझते हैं। जो परपोषण में क्या होता है ना, जीव जटिल पदार्थ का क्या करता है, उपयोग करता है और इन पदार्थों को सरल पदार्थ में क्या कर देता है, खंडित करना आवश्यक होता है ताकि ये जीव रक्षण व वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। ऐसा करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम होता है जटिल पदार्थों को किस में खंडित करना, सरल पदार्थों में खंडित करना, ठीक है। ये काम किसका होता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, एंजाइम की होती है, ठीक है। और जिससे ये जीव है ना अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे भाई, परपोषी या विषमपोषी कहेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, विषमपोषी पोषण में विभिन्न क्या होते हैं, विभिन्न आपके क्या होते हैं, चरण होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या होता है, अंतर्ग्रहण, पहले भोजन करते हैं, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर हम वेस्ट मटेरियल को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ये आपके प्रोसेस चलते रहते हैं। तो हम इनके बारे में आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है, अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, ठीक है। इसका मतलब
क्या होता है। देखिए, जब हम खाना को खाते हैं, ठीक है, शरीर में पहुंचाने की जो क्रिया होती है, शरीर में पहुंचने की जो क्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो उसके अंदर वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जटिल अवस्था में होते हैं। अब इन्हीं जटिल अवस्था को आपको पता चल गया होगा, जटिल को तोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंजाइम का करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इनका शरीर द्वारा क्या क्या नहीं होता है, स्वांगीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका है एक टर्म स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब होता है तुरंत ही हम उसे पचा नहीं सकते हैं। ठीक है, पहले ये कन्वर्ट होता है, फिर बाद में होगा आपका स्वांगीकरण, है ना। पहले टूटे तो, जैसे आपने खाना खाया, एक चावल है, चावल थोड़ी पच जाएगा तुरंत सेकंड में, नहीं, पचे हुए पार्ट के बाद जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो आपका क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। ठीक है, अतः यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शरीर के अंदर पहुँचे खाद्य पदार्थों का पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण होता है। पाचन के अंतर्गत खाद्य पदार्थ जटिल अणु सरल अणु में क्या होते हैं, पहले टूट जाते हैं। ठीक है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो हमारे पास आंत होते हैं, इनकी दीवारों द्वारा सरल अणुओं का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। मतलब जैसे कोई छोटा, मतलब जैसे आपका जो जटिल अणु है ना, जब सरल अणु में टूट जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में, तो उसको खींच लिया जाता है कुछ एंजाइमों के द्वारा, है ना, अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए, अलग अलग अंग तक। ठीक है, तो और फिर उसके बाद खींच लिया जाता है, वो आपका क्या होता है, अवशोषण होता है। और स्वांगीकरण की क्रिया में क्या होता है, इन सरल अणुओं को पुनः संयोग करके शरीर के लिए आवश्यक जटिल पदार्थ का क्या कर दिया जाता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक ये पूरा नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा नोट कर लेना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे कहीं और। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूँ अलग अलग जीव के लिए, है ना, क्या सभी जीव एक जैसे होते हैं, नहीं, सबका अलग अलग अपना पाचन होता है। तो वही चीज़ है कि विभिन्न जीवों में भोजन की जो प्रकृति होती है ना, उसके अंतर्ग्रहण तथा पाचन तंत्र की संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे हम सब लोग सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं, जैसे कागज़ अगर हम सब लोग खा लें नहीं पचा सकते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ गाय भैंस खा ले तो उसको पचा देंगे, है ना। तो हमारे पचाने का तरीका अलग है, उनके पचाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होगा यहीं तक होगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है, और आगे हम बात करेंगे मानव तक, है ना, कि भाई मानव में कैसे पोषण होता है। तो हम बहुत अच्छी तरह से सारे चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, है ना। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड लगेगा भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।